अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव्स। और उसके अंदर आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और इसके अंदर हमारे पास दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है जिसमें न्यूटन ने एक फार्मूला ड्राइव किया और एक मैथमेटिकल मॉडल दिया जिससे हमने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया। और फिर उसके साथ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई जिनको लेप्लास ने आइडेंटिफाई किया और उसकी करेक्शंस भी दी। तो आज हम इसके पहले हिस्से को देखेंगे जिसमें हम न्यूटन के फॉर्मूले को देखेंगे और उसे ड्राइव भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे और वहाँ से स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट भी करके देखेंगे। तो चलें अपने लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की तरफ। ये हमारे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और वो बेसिक कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स इसको सीखने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए वो ये है कि साउंड जिन वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है उनकी नेचर क्या है, और फिर उसी नेचर को सामने रखते हुए हम उन फैक्टर्स को भी देख सकते हैं जिन फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं हमारी, स्टूडेंट्स जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं ये बेसिकली मैकेनिकल वेव्स होती हैं। हम लोग जानते हैं मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड वेव्स हमारी स्टूडेंट्स जो पहली चीज़ हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं। और स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं तो किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती हैं, मीडियम में से मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और हमने ये भी सीखा था कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनकी दो बेसिक टाइप्स भी होती हैं। ये ट्रांसवर्स नेचर भी रखती हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर भी रखती हैं। ऐसी वेव्स जिनमें जब प्रोपोगेशन होती है, जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की प्रोपोगेशन अगर इनकी मोशन जो है वो परपेंडिकुलर हो तो हम उसे ट्रांसवर्स वेव्स कहते थे। और अगर मीडियम के पार्टिकल्स की ऑसिलेशन और हमारी वेव की प्रोपोगेशन ये दोनों पैरेलल हों तो हम इस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते थे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं ये मैकेनिकल हैं और फिर इस मैकेनिकल नेचर को अगर हम फर्दर एलेबोरेट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल वेव्स जो हैं ये बेसिकली हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे मीडियम के पार्टिकल्स और हमारी जो वेव है उसकी प्रोपोगेशन ये पैरेलल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। और स्टूडेंट्स अगर इन साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर को हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये मूव कर रही हैं एयर के अंदर तो किस तरह से ये एयर में मूव करती हैं कि अगर कोई पर्सन आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है तो जब वो बोलेगा तो आप अपने से आगे मौजूद वो एयर के पार्टिकल्स को पुश करेगा, वो आगे की तरफ जाएंगे और फिर वो वापस आएंगे अपने मेन पोजीशन की तरफ और फिर वो आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। पार्टिकल्स जो हैं वो टू एंड फ्रो आगे और पीछे मूव करते जाते हैं और हमारी वेव आगे से आगे ट्रैवल करती हुई चलती चली जाती है। तो इस तरह से हमारी वेव की प्रोपोगेशन और पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो पैरेलल होती है। इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको वहाँ जाके दोबारा से समझ सकते हैं अगर आप को इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं साउंड की ये बेसिकली डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती हैं। ये सॉलिड्स में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ये लिक्विड्स में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ये गैसेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और इनकी जो स्पीड्स हैं वो इन तमाम मीडियम्स में डिफरेंट होती हैं।
जो आपका साउंड है वो सॉलिड्स में और स्पीड के साथ ट्रैवल करता है, लिक्विड्स में और स्पीड के साथ ट्रैवल करता है और गैसेस में और स्पीड के साथ ट्रैवल करता है। तो हमें ये देखना है कि ये स्पीड का चेंज किस वजह से आता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे हमारी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स affecting the speed of sound। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन फैक्टर्स को देखना चाहें तो बेसिकली अगर हम जनरलाइज करें तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? जो पहला फैक्टर है स्टूडेंट्स वो है जिस मीडियम में ये ट्रैवल कर रही हैं उस मीडियम की कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी स्टूडेंट्स क्या होती है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस मीडियम पे तो उसके मॉलिक्यूल्स कितना कंप्रेस हो सकते हैं, वो कितना दब सकते हैं, कितना उनका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो पहली चीज़ है कंप्रेसिबिलिटी, और सेकंड जो दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास इनर्शिया। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन कंप्रेसिबिलिटी पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमारे पास है इनर्शिया मीडियम का। और इनर्शिया को हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में, क्योंकि जो कंप्रेसिबिलिटी है ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जिसे हम अभी थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, कोई भी मीडियम हो जिसमें वो ट्रैवल कर रही है। और इसका जो जनरल फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड को, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v के साथ। तो स्टूडेंट्स ये स्मॉल v इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ e डिवाइडेड बाय रो, ये इसके इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो E लिखा हुआ है हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि E किसे कह रहे हैं, और हमें रो के बारे में भी पता होना चाहिए क्या है। तो स्टूडेंट्स ये जो E है ये बेसिकली हमारे पास होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है हमारी कंप्रेसिबिलिटी का। यानी यहाँ पे जो हमें कंप्रेसिबिलिटी जिस पे हम कह रहे थे ये डिपेंड कर रहा है, अगर उसके साथ इसे रिलेट करके देखें तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल है, यानी इसका उलट होता है। और स्टूडेंट्स ये जो नीचे हमारे पास रो लिखा हुआ है हम लोग जानते हैं रो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को, डेंसिटी को। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे कुछ देर पहले भी बताया कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी रिलेटेड होती है इनर्शिया के साथ। तो कंप्रेसिबिलिटी और इनर्शिया ये दो चीज़ें हैं जिस पे हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम डिपेंड कर रही है। अब ये इसका मतलब क्या है ज़रा इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर आपने समझना हो कि साउंड ट्रैवल किस तरह से करता है तो हम इसको बड़ी सादा सी एक आसान सी एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह हमने किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, और उस ऑब्जेक्ट को लेके जाने के लिए रास्ते में हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स मौजूद हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से भी दी जाती है कि लेट्स सपोज जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास कोई एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर आपने खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, और खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने एक टीम ऑफ वेटर्स चूज़ की हुई है जो खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर आपने एक एंड से दूसरे एंड तक खाना लेके जाना है और आप अगर उसमें मौजूद वेटर्स की बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पे एक वेटर इस तरह से मौजूद है और इससे कुछ फासले पे यहाँ पे एक और मौजूद है और इससे कुछ फासले पे एक और मौजूद है, और आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से इस वेटर के थ्रू आपने तीसरे वेटर तक पहुँचाना है। तो स्टूडेंट्स अगर ये इसको पकड़ाएगा तो इसको कुछ कदम चलने पड़ेंगे, ये यहाँ पे आएगा, ये इससे इस जगह पे आके कलेक्ट करेगा,
फिर ये आगे जाएगा, इस जगह तक पहुंचाएगा, ये इधर से कलेक्ट करेगा और फिर ये फर्दर आगे लेके चलता जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर इमेजिन करें कि इस तरह से आप एक चीज़ को आगे की तरफ पहुंचा रहे हैं और इन 3 वेटर्स के दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर फासला ज़्यादा होगा तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक वेटर को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके वो चीज़ कलेक्ट करनी पड़ेगी और फिर दूसरे वेटर को देने के लिए आगे जाएगा, और फिर इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर इसी तरह से इन वेटर्स के दरमियान फासला कम हो, यानी एक एंड से पकड़ है और दूसरे एंड से पकड़ाता जा रहा है, तो अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी तेज़ होगी, रिलेटिवली फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन होगी अगर इस तरह का मामला हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि साउंड भी बिल्कुल इसी तरह से ट्रैवल करता है। साउंड में हमारे पास बेसिकली एनर्जी है जो हमने आगे की तरफ ट्रांसफ़र करनी होती है, और वो एनर्जी किस तरह से होती है कि जब हम बोलते हैं या किसी भी मीन्स के थ्रू साउंड जनरेट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को कैरी करते हैं, और फिर वो मॉलिक्यूल्स आगे जाते हैं और अपने से आगे वाले मौजूद मॉलिक्यूल को वो एनर्जी देते हैं और ख़ुद वापस आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये आगे पार्सल दे के खुद पीछे आ गया था। और फिर जो आगे मौजूद मॉलिक्यूल्स थे वो फर्दर उस एनर्जी को अगले मॉलिक्यूल को और वो उससे अगले को, और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। तो स्टूडेंट्स आप खुद ही इमेजिन करें कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या ये एनर्जी का ट्रांसफ़र करना उतना ही स्लो नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल यही केस होता है। हम कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में डिपेंड कर रही होती है कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि मीडियम के मॉलिक्यूल्स को आप फोर्स लगा के कितना एक दूसरे के करीब लेके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो फासला ही बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप उस पर फोर्स लगाएं तो आप उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। तो अगर सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं, जिस तरह से ये वेटर्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, तो फिर हमारे साउंड को ट्रैवल करना आसान हो जाता है। तो अगर हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का कंपैरिजन बिल्कुल इस तरह से करें कि हम सॉलिड्स को देखें, लिक्विड्स को देखें और फिर साथ में गैसेस को देखें, तो हम लोग देखते हैं कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हैं, यानी उनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। आप उन्हें कंप्रेस आसानी से कर सकते हैं, कम फोर्स लगा के उनका वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के दूर होने की वजह से हमारी जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता, उतना तेज़ नहीं होता, वो स्लो होता है। तो इसका मतलब है कि साउंड उतनी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर पाता। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस रिलेटिवली कम हो जाता है, तो इसका मतलब है साउंड के लिए ट्रैवल करना रिलेटिवली ज़्यादा फास्टर हो सकता है। और अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं और वो बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से हमारी एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे और तीसरे और चौथे पे ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो यही वजह है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि कंप्रेसिबिलिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। अब कंप्रेसिबिलिटी कम है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, और अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा हुआ तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही वजह है कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस और लिक्विड्स। अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है जिसे आपने याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्पीड of sound in solids. Speed of sound in solids is greater than speed of sound in gases. गैसेस के साथ अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में ज़्यादा है और गैसेस में
कम है। और उसकी रीज़न क्या है कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है और उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, और सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी कम है और उस वजह से इनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं जब ये साउंड सॉलिड्स में या लिक्विड्स में या गैसेस में ट्रैवल कर रहा होगा तो क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, कुछ और फैक्टर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक जनरल टर्म है। हम इसको सॉलिड्स के लिए और गैसेस के लिए अलग अलग से डिफाइन करते हैं। जैसे ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, अगर हम बात करें सॉलिड्स के लिए, तो सॉलिड्स के लिए जो हमारे पास ई होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यंग्स मॉडुलस से। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस यानी स्टूडेंट्स, अगर ये कहा जाए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड्स क्या है, तो हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस। और स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है बेसिकली स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये रेशो होती है हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको अपनी छोटी क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि स्ट्रेस बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होती है, और जो स्ट्रेन है ये हमारे पास डायमेंशंस की रेशो होती है। जैसे चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, अगर हम लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो इस तरह से हम इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं कि अगर लेंथ्स चेंज हो रही हैं तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। स्टूडेंट्स, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि हमने एक छोटा सा एनालिसिस करना है इसे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो ये है यंग्स मॉडुलस, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है फॉर सॉलिड्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें गैसेस या लिक्विड्स की, तो गैसेस या लिक्विड्स के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको यंग्स मॉडुलस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से पता चल रहा होगा कि हम लोग किस तरह से किसी गैस की लेंथ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, हमारे गैसेस की तो कोई लेंथ नहीं होती, गैसेस का तो हमारे पास होता है वॉल्यूम। अगर हमें चेंज करना है तो हमें वॉल्यूम को चेंज करना होता है। और स्टूडेंट्स, अगर फिर हम इस ई की बात करें फॉर गैसेस और लिक्विड्स, गैसेस और लिक्विड्स इन दोनों के लिए जो हमारे पास ई होता है उसे यंग्स मॉडुलस नहीं बल्कि बल्क मॉडुलस की फॉर्म में देखते हैं। बल्क मॉडुलस। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है वो बेसिकली इक्वल होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है। मैंने ये दोनों चीज़ें आपके सामने क्यों लिखी, ताकि हमें कंपैरिजन में आसानी हो जाए कि अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। देखें स्टूडेंट्स, ये है फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर आप याद करें तो हमने छोटी क्लासेस में ये भी सीखा था कि जो हमारे पास प्रेशर होता है वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रेशर लिखा है और ये जो स्ट्रेस लिखा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दोनों के यूनिट्स सेम हैं। और इसी तरह से अगर इनके डिनोमिनेटर में स्ट्रेन और चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये दोनों भी यूनिटलेस हैं, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है। यूनिट हमारे पास कोई नहीं आएगा। यहाँ पे ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, और यहाँ पे भी हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस एक्सप्रेशन में हम लोग देखें तो चाहे हमारे पास यंग्स मॉडुलस की बात हो रही हो, बल्क मॉडुलस की बात हो रही हो, तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है, लेकिन एक सॉलिड्स के लिए है और दूसरा हमारे पास गैसेस और लिक्विड्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, फिर ये जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें v इज़ इक्वल टू ई ओवर रो, इसका स्क्वायर रूट है, जिससे हम स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर इसमें जो ई लिखा हुआ है वो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी के इक्वल होगा। फिर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जब स्पीड ऑफ साउंड
इन एयर की बात करते हैं, जो हमारा मेन आर्टिकल है जब हम उसे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स दो तरीके हैं, जब भी आपने स्पीड किसी भी चीज़ की मेजर करनी है तो एक तो होता है कि फ़िज़िकल मेथड, कोई फ़िज़िकल मींस आप यूज़ करें और उस फिज़िकल मींस से स्पीड मैयर कर लें, और फिर ये होता है कि हम एक मैथमेटिकल मॉडल डराइव करें और उस मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर लें। एक दफ़ा मैयर करें और फिर कैलकुलेट करें। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें देखेंगे कि हम स्पीड ऑफ साउंड को मैयर कैसे कर सकते हैं, और फिर जब कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो उसे मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बताता हूँ वो मैथमेटिकल मॉडल जिससे हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हम लोग मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो है न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन्स मेथड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है यहाँ पे न्यूटन का फॉर्मूला, कि न्यूटन ने किस तरह से मैथमेटिकल मॉडल डिवाइस किया और फिर उस मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करते हुए हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर उसे कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो काम था वो न्यूटन ने एक एजम्पशन ली कि जब साउंड ट्रैवल करता है एयर के अंदर तो उसकी मूवमेंट किस तरह से होती है। हम उस एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस आर्टिकल की, हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। न्यूटन्स एजम्पशन, न्यूटन्स एजम्पशन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा फॉर्मूला बेस कर है। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई भी गैस मौजूद हो और उस गैस को हम लोग कंप्रेस करें तो कंप्रेशन के रिज़ल्ट के तौर पे हमारी गैस का वॉल्यूम कम हो सकता है, और जब गैस का वॉल्यूम कम होता है तो हमें पता है कि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। यानी अगर आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह से एक कंटेनर मौजूद हो और उस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एक गैस को प्लेस किया हो, ये इसके अंदर, और हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करें, ये जो आपके पास पिस्टन नज़र आ रहा है हम इसको मूव कराते कराते यहाँ तक ले जाते हैं और गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन होता है कि जितना आप उसका वॉल्यूम कम करते चले जाएंगे उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब साउंड एयर के अंदर ट्रैवल करता है तो एयर में उसने किस तरह से मूव करना है। जब हम बोलते हैं या कोई भी साउंड जनरेट होता है तो जो आगे एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ये उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो एयर के मॉलिक्यूल्स कॉम्प्रेस होते हैं और फिर वापस आते हैं और हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। हम इन दो चीज़ों को कहते थे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इसको हमने पिछले आर्टिकल्स में सीखा भी हुआ है कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्योंकि टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, कंप्रेशन भी हो रही होती है और रेयरफेक्शन भी हो रही होती है। मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं, एयर कंप्रेस होती है और उसके बाद एक्सपैंड करती है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, और इस तरह से ऑसिलेशन होती चली जाती है और हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साउंड को आगे से आगे भेजते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूटन की जम्पशन क्या थी, ज़रा इसको देखें कि जब हमारा साउंड ट्रैवल करना शुरू करता है तो कंप्रेशन होती है। हमने देखा कि कंप्रेशन तो इसी तरह से है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि साउंड जब आगे जा रहा है तो एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। और जब रेयरफेक्शन होती है तो उस रेयरफेक्शन के दौरान क्योंकि हमारी गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है तो उस एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाना चाहिए। तो न्यूटन ने क्या एज्यूम किया, न्यूटन ने एज्यूम ये किया कि अगर हम इस ओवरऑल प्रोसेस को देखें तो कंप्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर बढ़ता है रेयरफेक्शन के दौरान वो उतना ही टेम्परेचर कम भी हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है फिर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने में जितना टेम्परेचर बढ़ा था वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने में उतना ही टेम्परेचर
कम भी हो गया। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना टेम्परेचर बढ़ा था उतना कम हो गया। तो नेट चेंज क्या आया? कोई भी चेंज नहीं आया। तो हम लोग इस तरह से ज्यूम कर सकते हैं कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। न्यूटन की जो एजम्पशन थी स्टूडेंट्स वो यही थी कि साउंड जब एयर में ट्रैवल करता है तो इसकी जो ट्रैवलिंग है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? मैंने आपको बताया कि जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, जिसमें हमारा टेम्परेचर T जो है वो कांस्टेंट रहे। और न्यूटन ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया कि कंप्रेशन में जितना टेम्परेचर बढ़ रहा था रेयरफेक्शन में उतना इंक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब है ओवरऑल टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो हम अगर कोई भी हिस्सा अपने साउंड के ट्रैवल करने का ले लें तो हम उसे कह सकते हैं कि उसके दौरान कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये थी स्टूडेंट्स न्यूटन की एजम्पशन, जिसको बेस बना के हम लोगों ने एक फार्मूला मैथमेटिकल मॉडल जो था वो ड्राइव किया। तो स्टूडेंट्स उसकी तरफ चलते हैं, ज़रा देखते हैं। अगर हम लोग लेट्स सपोज बात करते हैं कि पहली कंप्रेशन हुई, कि जब हमारे साउंड ने ट्रैवल करना शुरू किया तो एयर के अंदर वो एक कंप्रेशन प्रोड्यूस कराएगा। अब उस कंप्रेशन को हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज हमारी एयर का जो शुरू में वॉल्यूम था, हम उस वॉल्यूम को नाम दे देते हैं V1 का। ये इनिशियल वॉल्यूम है जिस वक्त हमारी एयर मौजूद थी और कोई साउंड उसमें से ट्रैवल नहीं कर रहा था। और फिर जब उसमें साउंड ट्रैवल करना शुरू करता है और कंप्रेशन होती है, उस वक्त जो उसका वॉल्यूम है उसे हम लोग नाम दे देते हैं V2 का। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ। इनिशियली हमारा जो वॉल्यूम था उसको हम नाम दे देते हैं V का, और जब उसमें पहली कंप्रेशन हुई तो स्टूडेंट्स आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कंप्रेशन की वजह से क्या होगा। कंप्रेशन की वजह से हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है तो जितना वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, अगर हम उसे डेल्टा V के साथ रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो नया वॉल्यूम होगा हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, V माइनस डेल्टा V। ये स्टूडेंट्स कब हो रहा है? जब कंप्रेशन हो रही। कंप्रेशन होने से पहले जो हमारा वॉल्यूम था हमने उसे V1 का नाम दे दिया, और कंप्रेशन होने के बाद जो उसका वॉल्यूम था, जो उसमें चेंज आया वो डेल्टा V था। तो हमारे पास जो वॉल्यूम बन गया वो V माइनस डेल्टा V के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों चीज़ों के दौरान में हमारे एयर का प्रेशर भी तो चेंज हुआ है, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रही है। तो इनिशियल जो प्रेशर था हमारे पास, अगर हम उसे P1 का नाम दें और मैं कह देता हूँ वो बराबर था P के, और फिर जो प्रेशर था कंप्रेशन के दौरान स्टूडेंट्स वो तो इंक्रीज़ हो गया था। तो इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जो नया प्रेशर था वो P प्लस डेल्टा P के बराबर था। तो स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि इनिशियल वॉल्यूम V था और उस वक्त जो प्रेशर था वो P था, और फिर जब कंप्रेशन हुई हमने एयर को पुश किया आगे की तरफ तो एयर का प्रेशर बढ़ा, और जो चेंज इन प्रेशर था वो डेल्टा P था। जो नया प्रेशर टोटल हो गया उसे हमने P प्लस डेल्टा P कह दिया, और वॉल्यूम जो था वो डिक्रीज़ हो गया जिसे V माइनस डेल्टा V का नाम दे दिया हम लोगों ने। तो स्टूडेंट्स ये वो फैक्टर्स हैं जिससे हम कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो जो कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि ये प्रोसेस एक आइसोथर्मल है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला जो प्रोसेस है वहाँ पे हम बॉयल्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है बॉयल्स लॉ क्या होता है। हमने सीखा था स्टूडेंट्स कि बॉयल्स लॉ हमें बताता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिस जगह पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और वो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था बॉयल्स लॉ ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। ये सिर्फ उस वक्त कांस्टेंट होती है जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स ये तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि हमारा ये प्रोसेस हमने एज्यूम किया हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए हम लोग बॉयल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर स्टूडेंट्स अगर इसी एप्लीकेशन को हम लोग देखें तो इसको जनरलाइज करके ऐसे भी लिखा जा सकता है
कि पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 इज़ इक्वल टू P2 और V2, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहनी है, तो फिर इस केस में हम लोग ये रिलेशन कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स फिर अगर इसे फर्दर आगे की तरफ लेके जाएं तो हम इसको, इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले बनाई थी, हम उन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 और V2। स्टूडेंट्स अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो P1 की वैल्यू है वो है P, और जो V1 की वैल्यू है वो है V। इसी तरह से हमारे पास जो P2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, अगर उसे देखें तो वो बराबर है P प्लस डेल्टा P के, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास V2 की वैल्यू है वो है हमारे पास V माइनस डेल्टा V के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक बेसिक रिलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म के अंदर लेके आते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। देखिएगा किस तरह से ये हमारे पास आ गया P इंटू वी, और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम लोग इलेबोरेट करें तो हम लोग देखते हैं कि P V इसी तरह से लिखा रहेगा, और जो राइट साइड हमें नज़र आ रही है इसमें ये दो फैक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले देखिए हमारा ये P है और यहाँ पे ब्रैकेट के दूसरी तरफ हमारे पास दो टर्म्स लिखी हुई हैं, ये उन दोनों के टर्म्स के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा। जैसे P को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू वी, और फिर स्टूडेंट्स P को डेल्टा V से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस P इंटू डेल्टा V, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स डेल्टा P भी आगे मल्टीप्लाई होगा, जब डेल्टा P V के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस डेल्टा P इंटू वी ये आएगा, और फिर डेल्टा P को जब डेल्टा V से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डेल्टा P और डेल्टा V, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। अब इस रिलेशन को अगर हम लोग देखें तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें क्लोजली देखना पड़ेगा, और में सबसे पहली चीज़ जो है वो है डेल्टा P और डेल्टा V। स्टूडेंट्स जब एयर के अंदर साउंड मूव करता है तो हम कह रहे हैं कि जो एयर के प्रेशर में चेंज आया है वो डेल्टा P है, और जो प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आया है वो डेल्टा वी है। अब स्टूडेंट्स हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं हैं। जो प्रेशर एयर में चेंज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो डेल्टा P बहुत छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा V भी बहुत छोटी क्वांटिटीज़ है। तो ये दोनों इतनी छोटी क्वांटिटीज़ हैं कि इन दोनों की प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर टू दीज टू वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लार्जर हैं और ये वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं। तो फिर हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका आंसर बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। आप समझ लें कि हम कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू दीज वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास इसको हम अपने एक्सप्रेशन से एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी चीज़ को आगे लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा ज़रा, ये हमने लिखा यहाँ पे P और V, और ये प्लस की टर्म थी, हम इसे उठा के इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आते हैं, ये माइनस का PV हो जाएगा। और जो यहाँ पे माइनस P डेल्टा V लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसे भी उठा के इस तरफ ले आए, ये इस तरफ आके प्लस P डेल्टा V इसके बराबर हो जाएगा। और राइट साइड पे जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा डेल्टा P और साथ में स्टूडेंट्स ये V लिखा हुआ बच जाएगा। अब अगर इसको गौर से देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे P और V का प्रोडक्ट प्लस में लिखा हुआ है और ये माइनस में लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे पास बचेगा वो यहाँ पे बचेगा प्रेशर P डेल्टा V इज़ इक्वल टू डेल्टा P और साथ में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है V। अब अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज करें कुछ इस तरह से, तो हम प्रेशर को इसी तरफ लिखा रहने देते हैं और हमारे पास जो डेल्टा V लिखा हुआ है इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाएं अगर, तो डेल्टा P
मल्टीप्लाइड बाय v, और ये जो डेल्टा v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये जब इस तरफ आएगा तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो प्रेशर इज़ इक्वल टू डेल्टा पी वी ओवर डेल्टा v, ये इसके बराबर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको फर्दर अगर हम थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू डेल्टा P, और स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिएगा मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि डेल्टा V पहले से नीचे लिखा हुआ था, और अगर हम न्यूमरेटर के अंदर देखते हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास v लिखा हुआ है। अगर इस v को उठा के डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो हमें पता है कि ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी ये जो एक्सप्रेशन मैंने सबसे नीचे लिखा है और जो ऊपर लिखा है ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। अगर इस v को सॉल्व करें और नीचे से लेके आएँ तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन ऐसा करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, इसका एडवांटेज क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स अगर आप ऊपर देखते हैं इसके न्यूमरेटर में देखें तो ये चेंज इन प्रेशर है, और स्टूडेंट्स अगर इसके डिनोमिनेटर में देखें तो ये चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है चेंज इन प्रेशर, और नीचे है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में बताया था ये तो हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है, यानी स्टूडेंट्स हमने ये जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है ये वैल्यू बेसिकली हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है। यानी गैसेस के केस में हमारे पास और स्पेसिफिकली एयर के केस में हमारे पास ये रिलेशन बन गया कि हमारे पास ये जो प्रेशर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये प्रेशर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल है, इसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स फिर ये न्यूटन ने हमारे लिए एक आसानी कर दी कि हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो गैसेस के लिए कैलकुलेट करने जा रहे थे हमने देखा वो तो प्रेशर के इक्वल आता है। तो फिर स्टूडेंट्स जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली इक्वेशन, अगर हम उस इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लेके आएँ और उसको कुछ रीअरेंज करने की बात करें तो हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि वो इक्वेशन जो हमारे पास थी वो इक्वेशन इक्वल थी v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E डिवाइडेड बाय रो। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता चला कि जो E है वो तो प्रेशर के इक्वल है। तो फिर गैसेस के लिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम गैसेस के लिए अपनी इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P डिवाइडेड बाय रो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन बन गया जिस रिलेशन से हम बहुत आसानी से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें दो चीज़ें पता हों, जिनमें एक चीज़ है हमारे पास प्रेशर और दूसरी चीज़ है हमारे पास डेंसिटी। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता होती हैं तो हम बहुत आसानी से स्पीड ऑफ साउंड इस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं एट STP अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और डेंसिटी ऑफ एयर की बात करें तो वो 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स जब न्यूटन ने ये फार्मूला ड्राइव किया तो उसके बाद इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट की, और सब्स्टिट्यूशन के बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ इसी तरह से कि 1.01 इंटू 10⁵ और स्टूडेंट्स इसे डिवाइड करते हैं 1.29 के साथ और फिर इसका स्क्वायर रूट भी लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आ जाती है इस फार्मूले से। और स्टूडेंट्स उसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 280 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट्स इस फार्मूले से मेजर की गई स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, कैलकुलेट की गई। इसको बेहतर अंदाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि इस फार्मूले से हमने इस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को कैलकुलेट किया है जो 280 मीटर पर सेकेंड आई।
अब स्टूडेंट्स ये एक मैथमेटिकल मॉडल था, ये थ्योरेटिकल मॉडल है, जिस मॉडल को हमने यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ साउंड निकाली जो 280 मीटर पर सेकंड के बराबर है। लेकिन स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ साउंड को प्रैक्टिकली मेजर करना भी हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे मेथड्स हैं जिन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मेजर कर सकते हैं। उन्हीं में से एक मेथड हमारी बुक में भी बताया गया कि हम किस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं। क्या कि लेट्स सपोज हमारे पास दो डिफरेंट प्लेसेस मौजूद हैं, एक प्लेस यहाँ पे है और एक प्लेस यहाँ पे है, और इन दोनों प्लेसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें पता है। आप समझ लें, आप इसको इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये दो पहाड़ हैं, दो माउंटेन्स हैं जो काफ़ी फासले पे एक दूसरे से मौजूद हैं, और इनके दरमियान जो फासला है उस फासले को हम लोग S के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इन दोनों माउंटेन्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्ज़र्वर खड़ा है और यहाँ पे हमारे पास एक और इंसान मौजूद है जिसके पास एक कैनन भी है। कैनन हमें पता है जिसे हम तोप कहते हैं, उस तरह की एक तोप मौजूद है जिसमें से हम किसी कैनन को फायर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों के दरमियान फासले को देखें और हमने पहले से मेजर किया हो तो हम यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हैं। किस तरह से? लेट्स सपोज हमारे पास ये जो पर्सन यहाँ पे है इसके पास एक स्टॉप वॉच है, इसके हाथ में एक स्टॉप वॉच है और वो स्टॉप वॉच लेके जो दूसरा पर्सन जिसके पास कैनन है उसकी डायरेक्शन में उसको देख रहा है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब कैनन फायर किया जाएगा तो जिस पॉइंट पे, जिस इंस्टेंट पे कैनन यहाँ पे फायर होगा वहाँ पे कैनन में से लाइट निकलेगी। जैसे बुलेट चलती है तो वहाँ पे भी रोशनी जनरेट होती है, एक स्पार्क जनरेट होता है। तोप का गोला चलता है तो वहाँ पे भी रोशनी जनरेट होती है। तो जिस वक्त इस कैनन से एक कैनन फायर किया जाएगा तो उस वक़्त रोशनी जनरेट होगी और साथ में वो जो कैनन हमारे पास निकलेगा उसने साउंड भी जनरेट करना है। यानी सेम टाइम पे यहाँ पे साउंड और लाइट दोनों जनरेट होंगी और वो दोनों वेव्स ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाएंगी। अब यहाँ से हमारे पास लाइट ने भी मूव करते करते यहाँ तक आना है और यहाँ से हमारे पास साउंड ने भी मूव करते करते यहाँ तक आना है। और हमें पता है कि अगर फासला थोड़ा सा हो तो साउंड का जो ट्रैवल करना है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, फ़ौरन हो जाता है। हमें उसके जो डिस्टेंस और उसका जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कंसीडर होता है टाइम के, जिस टाइम पे वो चला था तकरीबन उसी टाइम में पहुंच गया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स अब इमेजिन करें कि जो स्टॉप वॉच वाला ऑब्जर्वर है वो स्टॉप वॉच लेके खड़ा है और देख रहा है वो कैनन जिस जगह पे फायर हो रहा है उसकी डायरेक्शन में। जैसे ही उसे कैनन की रोशनी नज़र आती है वो अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर देता है और थोड़े अरसे के बाद उसे आवाज़ सुनाई देती है कैनन की। जब उसे आवाज़ सुनाई देती है वो अपनी स्टॉप वॉच को बंद कर देता है। अब स्टूडेंट्स ये जो टाइम उसने अभी स्टॉप वॉच पे मेजर किया ये कौन सा टाइम है? रोशनी उसे उस वक़्त नज़र आई जिस वक्त वहाँ से कैनन का साउंड चला था और उसके पास जब वो साउंड पहुंचा तो उसने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स क्या ये वो टाइम नहीं आ जाएगा जिस टाइम में हमारा साउंड इस डिस्टेंस को ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ आया था? बिल्कुल ये उसी तरह से स्टूडेंट्स कि आपने इसको ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आसमान पे बादल गरज रहे होते हैं, लाइटनिंग हो रही होती है, बिजली चमक रही होती है, तो अक्सर ऐसे होता है कि हमें बिजली की जो कड़क है उसकी आवाज़ बहुत बाद में सुनाई देती है और अगर आसमान पे हम लोग देख रहे हों तो हमें बिजली बहुत पहले नज़र आ जाती है, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हुए आती है। तो लाइट पहले पहुंच जाती है और साउंड बाद में आता है, इसलिए हमें गरज बाद में सुनाई देती है और लाइटनिंग पहले नज़र आ जाती है। तो वही ये चीज़ हमारे पास हुई। तो हमने वो जो टाइम था स्टॉप वॉच से वो मेजर किया, वो टाइम जिस टाइम में हमारा साउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया था। अब स्टूडेंट्स टाइम हमें यहाँ से मिल गया और डिस्टेंस तो हमने पहले से ही मेजर किया हुआ था। तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि अगर हमने स्पीड निकालनी हो तो हमारे पास जो बेसिक एक्सप्रेशन है वो है S = V × T और यहाँ से
v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, यहाँ से हम स्पीड बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से जब हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मेजर की तो स्टूडेंट्स वो अप्रॉक्सीमेटली आई 332 मीटर पर सेकेंड। ये थी स्टूडेंट्स हमारे साउंड की एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू। लेकिन जो मैथमेटिकल मॉडल से न्यूटन ने हमें ड्राइव करके दी वो थी 280 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स अब देखें इन दोनों स्पीड्स के दरमियान तो एरर आ रहा है। अब अगर पूछा जाए कि कौन से वाली इसमें से ठीक है, ये वाली ठीक है या ये वाली ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक तो मैथमेटिकल मॉडल से निकाली गई है जिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क उठ सकता है कि क्या हमारा ये मैथमेटिकल मॉडल ठीक था भी या नहीं भी। दूसरी तो फिज़िकली प्रैक्टिकली मेजर की गई है, उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स जब इस फॉर्मूले को हम लोगों ने अप्लाई करके इसके साथ कंपैरिजन किया तो हमने देखा कि इसके अंदर एरर है और वो एरर हमारे पास 16% का आ रहा है। यानी अगर हम 280 और 332 को देखें तो 16% का एरर आया हमारे पास, जो मेजर्ड वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स पता ये चला कि न्यूटन ने जो इतनी सारी हमें चीज़ें दी उसमें उसने एक मैथमेटिकल मॉडल तो दे दिया, लेकिन उस मैथमेटिकल मॉडल में कोई फ्लॉ रह गया है, कोई ड्रॉबैक रह गया है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल स्पीड थी ये उससे कम मिल रही है हमें और 16% का इसमें एरर आ रहा है। वो एरर कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, किसने किया और हमारे रिज़ल्ट में क्या फ़र्क पड़ा, ये हम स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय न्यूटन्स फार्मूला। आपने देखा इसमें कुछ एरर आ रहा है, उस एरर को रेक्टिफाई करेगा लैप्लास और वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।